हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन भाग 1। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भूगोल की घटना चक्र का रिवीजन कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में। तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट एवं द्वीप। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत को 3 प्रमुख भौगोलिक और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं, भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रम के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो 3 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं। सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। और अब इन्हें 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जो कि है उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर भारत का मैदान, तीसरा है भारतीय मरुस्थल, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा है तटीय मैदान और छठवां है द्वीप समूह। तो ये था भारत का भौगोलिक क्षेत्र का विभाजन। अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। किस किस तरफ स्थापित हुआ है? तो ऑप्शन है उत्तर दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर। तो आपको बताना है कि जो हमारी भारतीय यानी कि यूरेशियन प्लेट है, वो किस ओर विस्थापित हुई है, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर। तो इसका आंसर होगा उत्तर की ओर। व्याख्या देख लेते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े हुए थे और मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड की विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ है। तो यूरेशियन प्लेट गोंडवाना लैंड से उत्तर की ओर विस्थापित हुई है, तो इसका आंसर होगा उत्तर की ओर। अगला प्रश्न है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ऑप्शन है 4, 6, 7 या 8। तो इसका आंसर होगा 4। इससे पहले भी हमने पढ़ा कि भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट एवं द्वीप। इसके अलावा भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में और 3 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ऑप्शन है भाबर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा तराई में। व्याख्या देख लेते हैं। पाताल तोड़ कुएं ये ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। जल स्वतः ऊपर आ जाता है किसमें? प्राकृतिक स्रोत में, परंतु पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। तो पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो पाताल तोड़ कुएं की एक इमेज बगल में बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कह रहा है कि जो मेघालय का पठार है वो दक्कन पठार का ही भाग है। दूसरा कथन है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समअभिनति में हुई। तीसरा है गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। और चौथा है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट
तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 कथन सही हैं, जबकि चौथा कथन गलत है। तो व्याख्या देख लेते हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। बाद में यह मालदा गैप के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया। दूसरा कथन है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समअभिनत में हुई है। तो यह कथन भी सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समअभिनत में ही हुई है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया और यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ, जिसे हम उत्तर भारत का विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। और चौथा कथन जो कि गलत है। सही बात यह है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है, न कि चीनी प्लेट और यूरोपीय प्लेट की टक्कर से। तो चौथा कथन हमारा गलत था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको गलत कथन बताना है। पहला कथन है, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। दूसरा कथन है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा कथन है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। और चौथा कथन है कि भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो इसमें आपको गलत कथन बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि यह भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है, जिसे हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। और चौथा कथन, भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। और हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। और भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र या वही स्थलखंड है जो गोंडवाना लैंड से अलग होकर यूरेशियन प्लेट के रूप में उत्तर की ओर आगे की ओर बढ़ा था। इसलिए यह क्षेत्र सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से आपको उत्तर का चयन करना है। तो एक और सूची 1 दी गई है और दूसरी ओर सूची 2 दी गई है और आपको सूची 1 का 2 से मिलान करना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति ये क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में होती है। दक्कन ट्रैप ए को मैच करेंगे 3 से। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि न्यूटन। और बी 1 से, यानी कि पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ उत्तर नूतन काल में, जिसे सेनोजोइक कहा जाता है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई है प्री कैम्ब्रियन युग में। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप ये अत्यंत नूतन काल में बने हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु यह किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है, मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यह एक प्रवाल द्वीप के लिए, या भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो आपको बताना है कि केरल का कुट्टानाड किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा
भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है और इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। यह प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो खेती की जाती है वो उसका स्तर समुद्र तल से नीचा है। और कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। तो कुट्टानाड ये केरल का एक तटीय क्षेत्र है जिसका स्तर समुद्र तल से गहरा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? ऑप्शन है सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र। किस क्षेत्र में मरुस्थल आता है आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा सिंधु क्षेत्र। क्यों? क्योंकि हमारा मरुस्थल जो है उसके पश्चिमी भाग की सिंचाई सिंधु नदी के द्वारा की जाती है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है, इसीलिए इस मरुस्थल को सिंधु क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। ऑप्शन है मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा रोहतास। रोहतास ये धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला क्षेत्र नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं जिसमें मुंगेर, नवादा और जमुई शामिल हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है और इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। रोहतास में विंध्य प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है और मुंगेर, जमुई और नवादा यहाँ पर धारवाड़ भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्य भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाई जाती है और यहीं पर रोहतास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ या गोंडवाना, इनमें से बताना है कौन सबसे अधिक नवीन प्रणाली है चट्टानों की। तो इसका आंसर होगा गोंडवाना। व्याख्या देख लेते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं जिनमें सोना, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। और विंध्यन क्रम की चट्टानों में चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, यानी कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें सबसे नवीन हैं और भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक विटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है जिसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। तो सबसे पहले क्रम आता है धारवाड़ का, उसके बाद कुडप्पा, उसके बाद विंध्यन और सबसे बाद में बनी है गोंडवाना चट्टानें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।